एक जमाने की बात है, एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था रामपुर। इस राज्य में ऊंचे ऊंचे महल, बड़े बड़े बाजार और अमीर सौदागर रहते थे। इन्हीं सौदागरों में सबसे अमीर और सबसे खड़ूस था शेर सिंह। उसकी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरे राज्य में उससे बड़ी कोई इमारत नहीं थी। हवेली की दीवारें मोटी पत्थरों से बनी थीं और छत पर सोने की कलश चमकते रहते थे। शेर सिंह की हवेली के अंदर का नजारा बहुत शानदार था। बड़े बड़े कमरों में रेशमी पर्दे लटके रहते थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे होते थे जो दूर देशों से मंगवाए जाते थे। दीवारों पर राजाओं और रानियों की तस्वीरें लगी थीं। कमरे के बीच में नक्काशीदार लकड़ी का एक बड़ा सोफा रखा था जिस पर मखमल का कपड़ा बिछा रहता था। हर कमरे में खुशबूदार फूलों के गुलदस्ते रखे जाते थे जिनकी महक पूरी हवेली में फैली रहती थी। एक सुबह की बात है। सूरज की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। उस वक्त हवेली की एक नौकरानी जमीला बीबी अपने हाथ में पंखी लेकर कमरे की सफाई कर रही थी। वह इतनी मेहनत से काम में लगी थी कि उसे पैरों की आहट भी सुनाई नहीं दी। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई और अंदर शेर सिंह आया। शेर सिंह लंबा और मजबूत जिस्म वाला आदमी था। उसके चौड़े कंधे और ताकतवर बाजू देखकर कोई भी डर जाता। वह अपनी लंबी दाढ़ी और मूछों को हमेशा साफ रखता था। उसकी आंखें तेज और चेहरा गंभीर रहता था। वह कमरे में घुसा तो उसकी नजर सीधे जमीला बीबी पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर नाराजगी झलकी, लेकिन फिर वह संभल गया। जमीला बीबी घबरा गई। उसने जल्दी से पंखी एक तरफ रखी और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए सीधी खड़ी हो गई। वह सलाम करने ही वाली थी कि घबराहट में बोल पड़ी, मालिक माफ करना, मुझे बताया गया था कि आप रात को आओगे, इसीलिए मैं अभी सफाई करने आ गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल जाएगा। उसे इस हवेली में काम करते ज्यादा दिन नहीं हुए थे और शेर सिंह के नाम से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। शेर सिंह ने आराम से कहा, जमीला अम्मा, मैंने तुमसे कुछ कहा है जो तुम इतना डर रही हो। मैं भी इंसान हूं, कोई जंगली जानवर तो नहीं जो तुम इतनी घबरा गई। जमीला बीबी ने एक पल के लिए सिर उठाकर देखा, लेकिन फिर नजरें झुका ली। वह कुछ कहता उससे पहले ही वह धीरे से बोली, मालिक, यहां सब कहते हैं कि आप बहुत गुस्सैल हैं। मैं तो आपको ज्यादा नहीं जानती, मुझे तो बस आपका नाम ही बताया गया था। और हैरानी की बात है कि आपको मेरा नाम भी पता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शेर सिंह चलते चलते सोफे पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की थपथपाहट करते हुए बोला, मैं हर नौकर को जानता हूं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल वह ऐसा हरगिज नहीं था। हर नौकर को वह बहुत सख्ती से रखता था। लेकिन यहां बात कुछ और थी। जमीला बीबी के साथ वह चाहकर भी बुरी तरह से बात नहीं कर सकता था। जमीला बीबी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर शर्म और शुक्रगुजारी के मिले जुले भाव थे। वह सिर झुकाए अदब से बोली, आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। आपने मुझे इतनी इज्जत दी। वह कमरे से जाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे पूछे। अभी वह कुछ और कहती कि शेर सिंह उन्हें देखते हुए बड़े गंभीर अंदाज में बोला, एक बात बताऊं, तुम्हारी जवान बेटी है ना। अंदाज ऐसा था जैसे कोई साधारण बात हो रही हो, लेकिन आंखों की चमक साफ बता रही थी कि इस विषय से बढ़कर कोई और बात नहीं है। वह चौंकी और तुरंत बोली, जी, एक बेटी है। उसकी बात सुनते ही शेर सिंह तुरंत बोला, तो तुम अपनी बेटी से काम क्यों नहीं करवाती? वह तो अब बड़ी हो गई होगी। किसी अच्छी जगह काम करने भेजो और खुद घर में आराम से रहो। जमीला बीबी ने गहरी सांस ली और बोली, मालिक, मेरा पति मर गया है। बेटा नहीं है, लेकिन बेटी को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहती कि वह भी मेरी तरह लोगों की हवेलियों में नौकरी करे। मेरी तो बस यही दुआ है कि या तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए या फिर किसी बड़े सौदागर के यहाँ अच्छा काम मिल जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगा मैंने। वह काम के लिए जगह जगह जा रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। अब मैं नहीं चाहती कि वह लोगों की हवेलियों में काम करे, इसलिए मैंने उसे घर बैठाया हुआ है। उनकी आवाज में एक मां की कमजोरी भी थी और दुआओं की गर्माहट भी। शेर सिंह ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर ठंडे अंदाज में बोला, नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? जमीला बीबी बोली, गुलनार। ये कहते हुए उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बेटी का नाम लेते ही दिल को सुकून मिला हो। और क्यों ना हो, वह इतनी प्यारी और खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर दिल हार बैठता। शेर सिंह ने पल भर ठहरकर फैसले वाले अंदाज में कहा, ठीक है,
तुम कल सुबह उसे मेरे दुकान पर भेजना। मुझे एक मददगार की जरूरत है। अगर वह काबिल हुई तो मैं काम दे दूंगा। और तुम इस उम्र में काम कर रही हो, बेहतर होगा अब आराम करो। उसको कहना वक्त पर आए, क्योंकि वक्त की पाबंदी ना करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। जमीला बीबी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह लगभग कांपती आवाज में बोली, मालिक आप सच कह रहे हैं, खुदा आपको खुश। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ये चूड़ी आपको दिख रही है चलती हुई बगल में। और ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, हाई लिख के भेज देना, हम आपको बता देंगे। ये आपको मध्य रेट में दी जाएगी। बेटी के लिए यह मौका तो मेरे सपने से भी बढ़कर है। मैंने कई बार आपसे बात करने की हिम्मत की, लेकिन डर जाती थी। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। शेर सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी जेब से एक छोटी सी पत्ती निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी निशानी है, सुबह इसके साथ आना या सिर्फ उसे भेज देना। जमीला बीबी ने दोनों हाथों से वह पत्ती ली, जैसे कोई कीमती चीज संभाली हो। वह दिल ही दिल में दुआएं पढ़ती रही और फिर जल्दी से सलाम करके कमरे से बाहर निकल गई। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन जमीला बीबी के कदमों की चाल में वह हल्की सी खुशी और सुकून था, जो बरसों की मेहनत और दुआओं के बाद पहली बार नसीब हुआ था। वक्त न कभी रुका है और न कभी रुक सकेगा। रात के सन्नाटे में शेर सिंह की हवेली से दूर जमीला बीबी का छोटा सा घर खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर गली में जलती मशाल की धुंधली रोशनी घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में जमीला बीबी की आवाज और गुलनार के कदमों की आहट गूंज रही थी। गुलनार के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। कभी चारपाई के पास आती, कभी खिड़की पर रुककर हाथ बांध लेती, फिर पलटकर दोबारा चलने लगती। आखिर तीखे लहजे में बोली, अम्मा आपको क्या जरूरत थी सिफारिश करने की? आपको पता है सिफारिश पर मिलने वाला काम इंसान को सिर्फ बेइज्जती देता है। वहां जाकर मुझे उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, हर बात पर हाँ हुजूर कहना पड़ेगा। मैं खुद काम ढूंढ रही थी, आपने क्यों उनसे कहा? वह वाकई नासमझ थी। हर कीमती पल को इस तरह बर्बाद करती थी जैसे जिंदगी कोई मजाक हो। जमीला बीबी ने गहरी सांस ली और चारपाई के कोने पर बैठकर अपनी बेटी को ध्यान से देखा। फिर थके हुए लेकिन सख्त लहजे में बोली, गुलनार तुम्हें चाहिए कि उनका एहसान मानो, उनका शुक्रिया अदा करो। ऊपर से तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। बहुत कामचोर हो गई हो तुम। तुम्हारी उम्र की बेटियां माओं को कितना सुकून देती हैं, और एक तुम हो। मेरी इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हें मां नजर नहीं आती। तुम्हें कितनी मुश्किलों के बाद मैंने बड़ा किया है। गुलनार ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और ज्यादा खोलकर मां को घूरा। अम्मा फालतू बातें मत करो, और आप ऐसे कैसे मुझे कामचोर कह सकती हैं? मैंने कितनी जगह काम मांगने गई, लेकिन हर बार आप ही कोई ना कोई कमी निकाल देती हैं। कभी कहती हैं ये जगह दूर है, कभी कहती हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? और ऊपर से आप मुझे जबरदस्ती उस शेर सिंह के पास भेजना चाहती हैं। सब कहते हैं वह बड़ा गुस्सैल है, बेवजह बेइज्जती करेगा। मुझे वहां नहीं जाना। जमीला बीबी अपने दुपट्टे का पल्लू कसकर मरोड़ते हुए बोली, देखो उल्टी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं मानती हूं यह काम सिफारिश से है, लेकिन यह भी तो सोचो कि मैंने कौन से पैसे दिए हैं। ना रिश्वत दी, ना झूठ बोला। बस उनसे विनती की थी और उन्होंने खुद तुम्हारे लिए मौका दिया है। उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हें बुलाया है। अब तुम जाओ। अगर तुम वाकई काबिल हो तो काम तुम्हारा है। गुलनार ने मुंह फुलाया, दोनों हाथ कमर पर रखे और हल्की तंज भरी हंसी के साथ बोली, हाँ पता नहीं अम्मा, ना जाने वो किस तरह का काम देंगे। वह और कुछ कहती, इससे पहले ही जमीला बीबी बोली, मुश्किल में नहीं बेहतर रास्ते पर लगाती हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में गुजार दी, लेकिन तुम्हारे लिए चाहती हूं कि इज्जत और सुकून का रास्ता बने। मालिक की दुकान बहुत बड़ी है, वहां पर बहुत लोग काम करते हैं। अगर तुम भी वहां काम करोगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गुलनार ने थके हुए अंदाज में दीवार से टेक लगाई और आहिस्ता आवाज में बोली, लेकिन मुझे डर लगता है अम्मा। अगर सब सच कहते हैं कि शेर सिंह गुस्सैल है, अगर उसने वाकई बेइज्जती की। आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे लोगों का सख्त व्यवहार अच्छा नहीं लगता। मुझे फौरन गुस्सा आ जाता है। तब मैं क्या करूंगी? जमीला बीबी नरम लहजे में बोली, बेटी बेइज्जती मेहनत से नहीं आती, इंसान जब हार मान ले तब आती है। तुम बस अपनी इज्जत और काबिलियत से आगे बढ़ो, बाकी रब मालिक है।
गुलनार ने एक पल मां की आंखों में झांका, फिर मुंह दूसरी तरफ मोड़कर बेजारी से बोली, आप हमेशा अपनी बात को ही सही साबित करती हैं। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूं अपने कमरे में। यह कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे की खामोशी में दरवाजे की आवाज देर तक गूंजती रही। जमीला बीबी ने पीछे से हाथ उठाकर माथे पर मारा और आहिस्ता बड़बड़ाई, हाय रब्बा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ना जाने कब अक्ल आएगी इसको। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला था। शेर सिंह की दुकान राज्य के बीचों बीच बाजार में थी। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी, बल्कि एक बड़ा व्यापार का ठिकाना था। 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी निचली मंजिल पर अनाज और कपड़े की बिक्री होती थी और ऊपरी मंजिल पर शेर सिंह अपने व्यापार का हिसाब किताब रखता था। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था, जिसे शेर सिंह ने अपना दफ्तर बनाया था। कमरे में लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, जिनमें हिसाब की किताबें और कागजात रखे रहते थे। बीच में एक मजबूत लकड़ी की मेज थी, जिस पर स्याही की दवात और कलम रखी रहती थी। शेर सिंह अपनी गद्देदार गद्दी पर आधा झुका हुआ तेजी से कागजों पर दस्तखत कर रहा था। कुछ ही पलों बाद उसकी कलम की रफ्तार रुकी, जैसे किसी विचार ने अचानक दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वह गद्दी पर सीधा हुआ, गहरी सांस ली और जोर से आवाज लगाई, हरदेव, मेरे पास आओ अभी। अंदाज बिल्कुल सीधा था। दूसरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी आवाज आई, जी मालिक। और कुछ ही देर में दरवाजा खुला और हरदेव अंदर आया। हरदेव शेर सिंह का मुख्य मुनीम था, जो सारे व्यापार का हिसाब रखता था। मध्यम उम्र का, साफ कपड़ों में, माथे पर हल्का सा पसीना, और हाथ जोड़कर झुककर अभिवादन किया। प्रणाम मालिक। शेर सिंह ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और सीधा सवाल किया, कोई लड़की आई है? पतली, कम उम्र, घूंघट में। अंदाज साधारण था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो मालूम हो जाता कि उसके चेहरे पर कितने रंग आए थे। हरदेव ने पलकें झपकाईं और हैरान अंदाज में सिर नकारात्मक में हिलाया, नहीं मालिक, अभी तक कोई नहीं आई। क्यों, किसी को आना है? आज तक शेर सिंह ने कभी किसी लड़की के लिए इस तरह का सवाल नहीं किया था, इसलिए हैरानी जायज थी। शेर सिंह ने गद्दी पर पीछे टेक लगाई और 2 उंगलियों से कनपटी दबाई, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, एक लड़की आएगी, गुलनार नाम है। जैसे ही वह यहां आए, उसे सीधा मेरे पास ले आना। कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं है, मैंने ही उसको बुलाया है। हरदेव ने फौरन कागज निकाला और कुछ लिखते हुए सिर हिलाया। जी मालिक, ठीक है। और कोई आदेश? शेर सिंह का लहजा एकदम सख्त हुआ। और सुनो, कमला को कहना कि अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं। मैंने नई मददगार रख ली है। हर आए दिन उसे कोई ना कोई समस्या रहती है, कभी बीमारी, कभी शादी, कभी मां की देखभाल। यहां पर मैं कोई दुकान नहीं चला रहा जो किसी को भी जब चाहे आने दूं। ये एक बड़ा व्यापार है जिसे चलाना मेरा काम है, और यहां काम करने वालों का भी। इसलिए उससे माफी मांग लो। हरदेव चौंका। मालिक, लेकिन कमला को हटाने के लिए ठीक से बात करनी होगी। शेर सिंह ने उसकी बात काट दी। आवाज ऊंची करते हुए बोला, हरदेव, मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। खड़े होकर मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो आदेश दिया है उस पर अमल करो। बाकी तरीका तुम्हें आता है तो करो, वरना मैं किसी और को बुला दूंगा। हरदेव पसीना साफ करते हुए जल्दी से सिर हिलाकर बोला, जी मालिक, आपकी बात समझ गया हूं। आप परेशान ना हो, मैं आपके आदेश के मुताबिक काम कर दूंगा। शेर सिंह ने मेज पर हाथ रखते हुए और ज्यादा ताकीद की। और हां, एक बात याद रखना, यह लड़की कम उम्र की है, काम का अनुभव नहीं होगा, इसलिए तुम उसे सब कुछ समझाओगे। नियम, अनुशासन, दुकान में किस तरह रहना है, हर चीज साफ होनी चाहिए। मैं किसी भी तरह की डील बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरदेव हल्की मुस्कान के साथ बोला, जी मालिक, मैं पूरी मदद करूंगा। और कोई आदेश? शेर सिंह की आंखें और भी सख्त हो गईं। हाँ, और खासकर यह घोषणा कर देना, दुकान में कोई भी लड़का उसके पास नजर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे किसी का बेवजह वहां खड़ा होना नजर आया तो मैं काम से निकालने में एक पल नहीं लगाऊंगा। मैं किसी भी तरह की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, खास तौर पर उसके साथ। हरदेव कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मालिक, अगर वह मददगार है तो जाहिर है काम करने वालों को उसके पास आना होगा। हिसाब किताब के लिए और आपसे बात करने के लिए। शेर सिंह ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कमरे में गूंज पैदा हुई। हरदेव, मैंने कह दिया है, और बस कोई बहस नहीं। काम करने वालों को अगर काम हो तो वह सीधे तुम्हारे पास आए।
फिर तुम उसे देखोगे। उसके पास कोई भी लड़का नजर नहीं आना चाहिए। ये मेरा फैसला है। इससे किस तरह काम लेना है ये मेरा मामला है, तुम्हारा या दुकान के लोगों का नहीं। जो आदेश मैं दे रहा हूं तुम्हें और सबको उसकी पालना करनी है। समझ आया? हरदेव के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो सीधा खड़ा हो गया और जल्दी से बोला, जी मालिक, जी बिल्कुल जैसा आप आदेश देंगे। उसको अच्छी तरह मालूम था कि अगर यहां वो बेवजह उल्टी बात करेगा तो काम से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह अपना लहजा और अपना हर अंदाज सही रखकर बात कर रहा था। शेर सिंह ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, अब जाओ और अभी सब कर दो। जी मालिक। हरदेव ने सिर झुकाकर जल्दी से अभिवादन किया और लगभग भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के बाद शेर सिंह ने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ फेरा और खुद को काबू करने की कोशिश की, लेकिन आंखों में अब भी वही सख्ती और अंदर ही अंदर किसी अनदेखे इरादे की झलक बाकी थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। दिन के दोपहर के 12 बज चुके थे। उसे उस वक्त दुकान पर होना चाहिए था, लेकिन वह मजे से सो रही थी। जमीला बीबी के कदमों की आवाज घर में गूंज रही थी। वो बड़बड़ाती हुई गुलनार के कमरे की तरफ बढ़ी, हाथ से कमर दबाए जैसे थकान और गुस्से ने एक साथ उन्हें घेर रखा हो। दरवाजा जरा सा धकेला तो अंदर अंधेरा था। पुराने पंखे जैसी कोई चीज नहीं थी। कमरे में गर्मी थी और गुलनार की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। वह चादर में लिपटी गहरी नींद सो रही थी, जैसे दुनिया की हर फिक्र से आजाद हो। लेकिन वह अब आजाद नहीं रह सकती थी, क्योंकि फैसला हो चुका था। जमीला बीबी दरवाजे के पास ही खड़ी होकर गुस्से से बोली, देखो इसके मजे, दिन चढ़ आया है लेकिन यह लड़की अभी तक सो रही है। हालांकि पता है आज उसको जाना है। क्या बनेगा इस लड़की का? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा काम मिला है, लेकिन इसको तो जरा टेंशन ही नहीं, मेरी सेहत का भी ख्याल नहीं है। इंसान को जब अच्छा काम मिले तो फौरन गले लगा लेना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी, हाय खुदा, ये तो बस मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुई है। वो तेजी से उसके बिस्तर के करीब पहुंची और झटके से उसके चेहरे से चादर खींच ली। उठ जाओ गुलनार, क्यों मां को तंग करती हो? मैंने बड़े मालिक से बात की है। अब अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरा काम भी चला जाएगा। वह तुम्हारा दुकान पर इंतजार कर रहे होंगे। तुम क्यों मेरी इज्जत को दांव पर लगाने पर तुली हुई हो? घर में इतनी परेशानियां हैं, लेकिन इस लड़की को कोई समझ नहीं है। गुलनार ने बेचैनी से करवट बदली और आंखें मसलते हुए झुंझलाकर बोली, हाँ हाँ, मैं तो राजकुमारी हूं ना, और मेरा राजकुमार वहां बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। फालतू बातें मत करो अम्मी, मुझे सिफारिश का काम नहीं करना। मैं अपने दम पर कुछ बनना चाहती हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि माँ ने सिफारिश करके काम दिलाया है। मैंने इतनी मेहनत ये सुनने के लिए नहीं की थी। मैं रात को ही आपको अपना फैसला सुना चुकी थी कि मैं उनके पास किसी कीमत पर काम के लिए नहीं जाऊंगी। ये बात फिर आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जमीला बीबी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और तेज लहजे में बोली, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचती हो? उठ जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे बस यह दुख है कि मैंने अपनी जवानी काम करते करते गुजार दी। चाहती हूं कि तुम्हारी अच्छी जगह काम हो, ताकि दहेज जोड़ सकूं और तुम्हें इज्जत से विदा कर सकूं। मेरे हाल पर रहम कर लो बेटी। मुंह बूढ़ी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों के घरों में काम करूं। कुछ तो मां का ख्याल कर लो। गुलनार ने चादर झटक कर एक झटके से उठकर बैठ गई। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में गुस्सा और थकान दोनों नजर आ रहे थे। वो मां को घूरते हुए बोली, आप हमेशा मुझे दबाती हैं अम्मी, कभी अपनी सेहत का रोना, कभी दहेज का बहाना। आप अच्छी नहीं हैं, आप बस मुझे दबाना जानती हैं। वो वाकई झुंझला गई थी। वो तेजी से बिस्तर से उठी और जोर से कदम मारती हुई कमरे के एक कोने में रखे पानी के घड़े की तरफ चल दी। उसने मुंह धोया और गुस्से में दरवाजा धमाक से बंद किया तो कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। जमीला बीबी ने बेबसी से ऊपर की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर दुपट्टे का पल्लू माथे पर रख लिया। वो धीरे से बड़बड़ाई, चाहे जितना गुस्सा करे, दुकान जरूर जाएगी। मेरा रब मुझे रुसवा नहीं करेगा। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक सुकून सा उभर आया था, जैसे दिल ने मान लिया कि बेटी लाख इनकार करे, लेकिन मां की बात रद्द नहीं करेगी। शेर सिंह के व्यापार की बड़ी इमारत बाजार के बीच में चमक रही थी। बड़े दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे और अंदर जाते ही व्यापार के माहौल की गंभीरता इंसान के कदम रोक देती थी। गुलनार ने जैसे ही बड़े दरवाजे में कदम रखा, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। काले घूंघट में अपने थैले की पट्टी मजबूती से थामे वो अंदर आई। वो न चाहते हुए भी जमीला बीबी की बात मानने पर राजी हो गई थी। बड़े हॉल में नीचे बड़े बड़े लोगों
और व्यापार की चीजों के ढेर लगे थे। दियों की रोशनी और काम करने वालों की तेज चाल उसे और भी घबराहट में डाल रही थी। नजर जैसे ही सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी, गुलनार ने बिना सोचे अपनी चादर संभाली। वह आदमी हिसाब की किताब में कुछ लिख रहा था। गुलनार धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ी। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। वो इससे पहले भी कई जगहों पर काम मांगने गई थी, लेकिन आज से पहले इतनी बड़ी जगह पर कभी नहीं गई थी। वो लहजा काबू में रखते हुए बोली, नमस्ते, मेरा नाम गुलनार है। मुझे बुलाया गया है। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? वह आदमी ने सिर उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में हैरत और हंसी की झलक थी। होठों पर मजाकिया मुस्कान उभरी। तुम जैसी लड़कियों को यहां क्यों बुलाया जाएगा? उसने घमंड से कहा। गुलनार ने गहरी सांस ली, सब्र किया और नरमी लेकिन इज्जत से जवाब दिया, काम के लिए बुलाया है शेर सिंह जी ने। आप उनसे पूछ लें ताकि मैं जा सकूं। मेरे साथ फालतू बातें ना करें। वह आदमी ने हल्की हंसी दबाई। आवाज में मजाक साफ था। देखो बहन जी, ये कोई साधारण दुकान नहीं है जहां आप यूं खड़ी होकर मालिक का नाम ले लें और अंदर चली जाएं। यह शेर सिंह का व्यापार है। यहां आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शेर सिंह से मुलाकात बहुत मुश्किल से होती है। बेहतर है आप वापस चली जाएं। मेरा और अपना वक्त बर्बाद ना करें। गुलनार के होंठ कस गए लेकिन आंखों में चमक आ गई। वो संभल कर सीधी खड़ी हुई और धीरे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, भाई साहब, आप मेरी बात सुन लें। किसी को उसके कपड़ों से परखना नहीं चाहिए। आप इतनी बड़ी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आप में तमीज बिल्कुल भी नहीं। बेशक मैंने ढका हुआ कपड़ा पहना है, लेकिन तहजीब और इज्जत के मामले में आपसे ज्यादा समझदार हूं। आप बस शेर सिंह जी को बुलाएं और बता दें कि गुलनार आई है। अगर वह मुझे पहचानते हैं और अंदर बुलाते हैं तो मैं जाऊंगी, वरना माफी के साथ वापस चली जाऊंगी और दोबारा यहां का रुख भी नहीं करूंगी। वह अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। वह आदमी कुछ पलों को चुप रह गया, फिर उसके लहजे के भरोसे ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। उसने तेजी से ऊपर की तरफ आवाज लगाई। कुछ सेकंड के अंदर उसका चेहरा बदल गया। जी मालिक, जी बिल्कुल, जी अभी भेजती हूं। आवाज बंद करके उसने नजरें झुका ली। आवाज में अब नरमी और शर्मिंदगी थी। माफ कीजिएगा बहन जी, मेरे पास आपका नाम दर्ज नहीं था, इसीलिए मैंने आपके साथ ऐसे बात की। बुरा मत मानिएगा और कृपया मालिक से मेरी शिकायत नहीं कीजिएगा। उन्होंने बड़ी इज्जत से कहा है कि आपको ऊपर भेजूं। माफी चाहता हूं। गुलनार ने एक पल को रुककर उसे देखा। आंखों में सख्ती और होठों पर कड़वाहट थी। शिकायत तो मैं आपकी जरूर करूंगी, क्योंकि आज आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो कल किसी और के साथ भी करेंगे। यह आपका व्यवहार आपकी जगह के खिलाफ है। वह आदमी फौरन बोला, नहीं, कृपया बहन जी, मेरी बात सुनिए, मैं वादा करता हूं। लेकिन गुलनार ने एक कदम भी नहीं रोका। मजबूत कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वह आदमी पीछे से बहन जी पुकारता रह गया, लेकिन वो गंभीर चेहरे और दिल में मिले जुले भाव लिए सीधा आगे बढ़ती रही। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने एक पल को गहरी सांस ली। दिल में अजीब सा डर और हौसला दोनों एक साथ जगह बनाए हुए थे। अब आगे वह पल आने वाला था जिस पर उसकी मां की दुआएं और उसकी जिद्दी स्वभाव दोनों परीक्षा में पड़ने वाले थे। शेर सिंह के कमरे का दरवाजा ऊंचा और भारी था। गुलनार ने गहरी सांस ली, एक पल रुकी, फिर धीरे से दस्तक दी। अंदर से ठंडी लेकिन मजबूत आवाज आई, आओ। वह हिम्मत बांधकर दरवाजा खोलकर अंदर आई। सामने खुला हुआ कमरा था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां, एक तरफ बड़ी बड़ी बहियों से भरी जगह और सामने गहरे रंग की मेज जिस पर कागज फैले हुए थे। शेर सिंह उन्हीं कागजों पर झुका तेजी से कुछ लिख रहा था। गुलनार के अंदर आते ही उसने सिर्फ एक नजर उस पर डाली, जैसे किसी साधारण चीज को देख रहा हो, और तुरंत दोबारा कागजों में लग गया। अंदाज ऐसा था जैसे काम से ज्यादा जरूरी उस वक्त कुछ भी नहीं। गुलनार ने दिल ही दिल में दांत पीसे, सिर झुकाकर मन में बोली, कितना घमंडी इंसान है। पता नहीं क्या सोचकर अम्मी ने मुझे इसके पास भेज दिया है। अब बेवजह इसकी नौकरी करूं। उसने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और अदब से बोली, नमस्ते मालिक, मुझे अम्मा ने भेजा है आपके पास। क्या आप मुझे काम देंगे? लहजा लड़खड़ाया हुआ था, लेकिन अंदाज साफ था। शेर सिंह ने अब जरा ध्यान से नजरें उठाईं। आंखों में गहरी गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने हल्के से गद्दी की तरफ इशारा किया। बैठो। गुलनार घबराई सी आगे बढ़ी। गद्दी आहिस्ता से खींची और सावधानी से बैठ गई। हाथ थैले पर कसकर जमे हुए थे। इतनी बड़ी जगह, इतना शानदार कमरा, न जाने क्यों उसका भरोसा
धीरे धीरे कम हो रहा था। शेर सिंह ने अब साफ तौर पर उसे देखना शुरू किया। तो बताओ, काम क्यों करना चाहती हो? वह बिना बातचीत के काम दे दे, यह मुमकिन नहीं था। गुलनार ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं यह काम करूं। उनकी इच्छा है कि मैं सही जगह काम करूं, और मैं भी यही चाहती हूं कि अब वह आराम करें और मैं उनका सहारा बन जाऊं। शेर सिंह ने हल्की सी मुस्कान दबाई, फिर मजाकिया अंदाज में बोला, तो मतलब अपनी खुशी के लिए नहीं, सिर्फ मां को खुश करने के लिए यह काम चाहिए आपको? गुलनार ने नजरें झुका ली, लेकिन लहजे में हल्की सी तेजी आ गई। मां की खुशी मेरी खुशी है, उनको सुकून देना चाहती हूं। शेर सिंह ने गद्दी की पीठ से टेक लगाते हुए हाथ बांध लिए। पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब काम आसानी से दिया जा रहा है तो लेने के लिए आ गई हो। वह जानबूझकर उसे उकसा रहा था। गुलनार के होंठ कस गए। उसने नजरें उठाकर सीधे उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, मर्जी है मालिक, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं खुद अपनी मेहनत से ढूंढ लूंगी। किसी के एहसान की मोहताज नहीं हूं। मेहनत जब अपने दम पर कर सकती हूं तो काम भी ढूंढ ही लूंगी। कमरे की फिजा में पल भर को खामोशी छा गई। शेर सिंह ने हल्का सा सिर झटका, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोला, तुम जमीला अम्मा की बेटी हो, इस रिश्ते से तुम्हें मैं यह मौका दे रहा हूं। मददगार की जगह है, जिम्मेदारियां हैं, हिसाब किताब रखना, काम को व्यवस्थित रखना और जरूरी कागजों को ठीक से संभालना। तनख्वाह 500 रुपये महीने की होगी। काम के मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती, और जहां गलती करोगी वहां डांट की जिम्मेदार भी तुम ही होगी। इसीलिए अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखना। गुलनार ने कड़वे लहजे में बोला, अगर सिर्फ रिश्ते की वजह से दे रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए। ना जाने क्यों वह बेवजह उससे अटक रही थी। शायद गुस्सा था जो वह उस पर निकालना चाहती थी। शेर सिंह ने अब सीधी नजरें उस पर जमाई, जैसे उसकी जिद का जायजा ले रहा हो। लहजा नरम लेकिन मजबूत था। तुम्हारी काबिलियत देखनी है, इसलिए सवाल करूंगा, बाकी फैसला तुम पर छोड़ूंगा। यहां रहना है तो इज्जत से रहना होगा, वरना जा सकती हो। उसने एक पल को नजर उठाकर देखा तो वह अब खामोश हो गई थी। उसने एक बही खोली और सवाल शुरू किए, अगर एक ही वक्त में 3 सौदागरों का काम आ जाए तो किसे पहले रखोगी? अब वह साधारण सवाल कर रहा था ताकि बातचीत पूरी हो सके। गुलनार ने संभल कर जवाब दिया, जिस काम का संबंध सीधे व्यापार या सौदे से होगा उसे पहले रखूंगी, बाकी को बाद में किया जा सकता है। शेर सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें रात देर तक काम करने को कहूं तो? गुलनार ने फौरन बोली, जरूरत पड़ी तो करूंगी, लेकिन रोज का नियम नहीं होना चाहिए। इंसान मशीन नहीं होता, और मैं एक लड़की हूं। लड़कियों को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। शेर सिंह के चेहरे पर एक पल को अच्छी हैरानी उभरी। वह कलम घुमाते हुए बोला, दिलचस्प, तुम में भरोसा है। गुलनार ठंडे लहजे में बोली, भरोसा जरूरत से पैदा होता है मालिक, जिंदगी ने सिखाया है। वह हर शब्द संभल कर बोल रही थी। शेर सिंह ने कुछ पल उसे देखा, फिर नरम लहजे में बोला, ठीक है, तुम्हें यह काम मिल गया है। गुलनार के चेहरे पर कोई खुशी नहीं उभरी। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन याद रखें, यह फैसला आपका था। मैं अपनी मेहनत से अपनी जगह साबित करूंगी, इसलिए मुझे सिफारिश का ताना नहीं दिया जाएगा। शेर सिंह ने नजरें झुकाते हुए कलम मेज पर रखा और आहिस्ता से बोला, उम्मीद है ऐसा ही होगा। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन दोनों के बीच एक ना दिखाई देने वाला तनाव और अनकही बातें हवा में तैर रही थीं। शेर सिंह के अंदाज में नरमी झलक रही थी, लेकिन गुलनार के लहजे में अब भी कड़वाहट और नफरत मौजूद थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उसने अगले दिन ही दुकान पर काम शुरू कर दिया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया। एक हफ्ता उसे काम करते हुए बीत गया। वह अब काफी आरामदायक हो गई थी, लेकिन अभी भी गुस्सा उसकी नाक पर सजा हुआ था। यह बात उसकी अना को स्वीकार नहीं थी कि उसे काम सिफारिश पर मिला है। एक हफ्ते बाद दुकान का माहौल हमेशा की तरह शांत था। हिसाब की किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें और कागजों की खड़खड़ाहट माहौल में घुली हुई थी। गुलनार अपनी जगह पर बैठी थी। सामने खुली हुई बही में हिसाब किताब के कॉलम ठीक कर रही थी। हाथ कलम की रफ्तार के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मेज के कोने पर रखी छोटी सी प्लेट में नमकीन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कभी वह एक पन्ना लिखती, फिर उंगलियों से नमकीन उठाकर मुंह में डाल लेती।
उसकी मासूम सी आदत ने उसे बेखबर रखा था कि कमरे के पिछली तरफ से सख्त और गहरी आवाज आने वाली है। अचानक शेर सिंह की आवाज गूंजी, ऊंची और तीखे लहजे के साथ। गुलनार, यह दुकान है, नमकीन खाने की जगह नहीं। आगे से यहां कोई खाने पीने की चीज मत लाना। सावधानी रखा करो। आपका यह बचपना मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मेरा कोई बड़ा साथी आकर आपको इस हाल में देख ले तो मेरे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? आपको जरा एहसास है। दुकान में जैसे खामोशी की बिजली दौड़ गई। सारी निगाहें एकदम उस पर केंद्रित हो गईं। मुनीम, लिखने वाले और दूसरे काम करने वाले सबने एक पल को अपने हाथ रोक लिए और उसकी तरफ देखने लगे। गुलनार के हाथ कांप गए। उसने प्लेट आहिस्ता से सरकाई और कांपती हुई आवाज में सिर झुकाकर बोली, मालिक, माफ कीजिए, लेकिन मैं अपना काम कर रही थी। आप देख सकते हैं। शेर सिंह का लहजा और सख्त हो गया। आप काम करें या ना करें, मुझे परवाह नहीं है। खाने के वक्त में आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन काम के समय में यह सब तमाशा नहीं होगा। यह जगह आपका घर नहीं है, यह काम की जगह है। ठीक तरीके से काम करो, वरना यहां आने की जरूरत नहीं है। उसका आखिरी वाक्य चाकू की तरह दिल में उतर गया। फिर तेज कदमों से पलटा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे गुलनार ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके। वह अपनी जगह से उठी और जल्दी जल्दी बरामदे तक पहुंची। बाहर निकलते ही सब्र टूट गया। आंखों से गर्म आंसू टप टप गिरने लगे। वह हिचकियों को रोकते हुए दीवार से टेक लगाकर मन में बोली, ये दुष्ट खुद को समझता क्या है? बेवजह सबके सामने बेइज्जत किया। इस जहरीले नाग की नौकरी करने से बेहतर है कि मैं भीख मांग लूं। अब यहां नहीं आऊंगी, बस बहुत हो चुका। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कपड़े से आंसू साफ किए और वापस अपनी जगह की तरफ पलटी। वहां पहुंचते ही कलम उठाया और सफेद कागज पर त्याग पत्र के शब्द लिखने लगी। वाक्य सीधे लेकिन सख्त थे। लिखते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे हर शब्द के साथ वह अपनी कैद से आजाद हो रही हो। कुछ पलों बाद पत्र पूरा हुआ। उसने गहरी सांस ली, कागज को मोड़ा और मजबूती से पकड़कर शेर सिंह के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से साधारण सा जवाब आया, आओ। वह धीरे कदमों से अंदर आई। शेर सिंह अपनी गद्दी पर बैठा था। चेहरे पर वही गंभीरता, लेकिन आंखों के कोनों में छुपी एक अजीब सी चमक। गुलनार ने खामोशी से पत्र मेज पर रखा और नजरें उठाकर बोली, मैं आपके पास काम नहीं करना चाहती। आप में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सबके सामने एक काम करने वाले से किस तरह बात की जाती है, आप में यह समझ ही नहीं। मैं जा रही हूं। शेर सिंह ने पत्र पर एक नजर डाली, लेकिन नजरें ज्यादा देर उस पर नहीं टिकी। उसका ध्यान उसके लहजे की कड़वाहट और आंखों की नमी पर था। गुलनार ने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में था कि पीछे से वही गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या मैं आपको वाकई जहरीला नाक लगता हूं गुलनार? गुलनार के कदम पल भर को रुके। उसने आंखें सख्ती से बंद की, दिल पर सब्र किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पीछे शेर सिंह की आंखों में एक गहरी मुस्कान उभरी। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। कमरा फिर खामोश हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक नया खेल छुपा हुआ था। जैसे गुलनार की मासूमियत और जिद दोनों ने उसके अंदर कुछ जगह बना दी हो। वह सीधा अपने घर की तरफ बढ़ी थी, इस बात से अनजान कि उसके लिए कितनी बड़ी परीक्षा तैयार खड़ी है। पूरा रास्ता उसने शेर सिंह को बुरा भला कहा था। थोड़ी दूरी तय करके वह अपने घर पहुंच गई थी। घर का दरवाजा धकेला तो अंदर के सन्नाटे ने उसे गले लगा लिया था। गुलनार के कदम वहीं थम गए। मां का बिस्तर खाली, कालीन पर पर्दा बेतरतीब पड़ा था। वह तेजी से कमरे की ओर दौड़ी और अगला पल सांस रोक देने वाला था। जमीला बीबी जमीन पर उल्टे मुंह पड़ी थी। दुपट्टा आधा हटा, चेहरा नीला पड़ा हुआ। गुलनार के पैर लड़खड़ाए। वह गिरे हुए शरीर के पास झुकी और चौंके हुए अंदाज में उनके माथे को छुआ। पूरा शरीर ठंडा हो रहा था। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलो अम्मी। उसकी आवाज कांप रही थी। जमीला बीबी बेहोश किसी जवाब के बिना पड़ी रही। गुलनार ने जल्दी से बाहर भागकर पड़ोसियों को आवाज लगाई। पड़ोसियों ने मदद की। दरवाजा खोला गया। कुछ आदमी आए और उन्होंने जमीला बीबी को उठाया। गुलनार रोती हुई उनके साथ साथ भागी। राज्य में कोई अस्पताल नहीं था। वहां एक वैद्य रहता था जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। वे सब जमीला बीबी को लेकर वैद्य के घर पहुंचे। वैद्य एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने जमीला बीबी को देखा, उनकी नब्ज देखी, उनकी सांस देखी।
फिर धीरे से सिर हिलाया। गुलनार रोते हुए उसके पास आई। वैद्य जी, ये कैसी हैं? ये मेरी माँ है। मैं काम करने गई हुई थी, वापस आई तो ये जमीन पर गिरी हुई थी। इन्हें क्या हुआ है? वैद्य ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी हुई है। ये बहुत खतरनाक है। इनका इलाज करना होगा, लेकिन जो जड़ी बूटियां चाहिए वे बहुत दूर के पहाड़ों से आती हैं। वे बहुत महंगी हैं। तुम्हें करीब 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए होंगी। यह शब्द जैसे शरीर में छुरा घोंप गए थे। 500 स्वर्ण मुद्राएं। यह शब्द मुट्ठी में जलती हुई आग जैसे लगे। गुलनार के होंठ कांप उठे। वह घबराहट में उठ खड़ी हुई और भारी सांसों के साथ बड़बड़ाई। 500 स्वर्ण मुद्राएं। हमारे पास तो 5 भी नहीं है। खुदा, यह कैसे मुमकिन है? कुछ पल वह गहरी खामोशी में वहीं खड़ी रही और अगले ही पल उसके दिमाग में शेर सिंह का चेहरा उभरा। वह बिना कुछ सोचे वैद्य के घर से बाहर दौड़ी, एक घोड़ा गाड़ी रोकी और उसमें बैठकर शेर सिंह की दुकान की तरफ रवाना हो गई। दिल में मिले जुले भाव, डर, शर्मिंदगी और एक अजीब सी उम्मीद जो उसके अंदर जल उठी थी, और वह बस अपने रब से दुआ मांग रही थी। मेरे मालिक, रहम कर मेरी मुश्किलों को हल कर दे। मेरी मां को कुछ ना हो। लंबी दूरी तय करके वह दुकान पहुंच गई। उसे किसी ने नहीं रोका। वह सीधे शेर सिंह के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़ी गुलनार का दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने की बारीक बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज आई, आओ। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने शेर सिंह अपनी भारी भौहें सिकोड़कर बहियां देख रहा था। नजरें ऊपर उठी तो उसके चेहरे पर हैरानी की झलक उभरी, जैसे यह आना उसके विचार में भी नहीं था। गुलनार एक कदम दर कदम चलती हुई मेज के करीब आ गई। होंठ सूखे थे, आवाज कांप रही थी। कुछ बोलने से पहले ही आंखों से आंसू छलक पड़े। वह हाथ जोड़कर आहिस्ता से बोली, मालिक, मेरी मां की हालत बहुत खराब है। उन्हें दिल की बीमारी हुई है। वैद्य जी ने कहा है कि इलाज के बिना वह बच नहीं सकती। 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। वह हिचकियों के बीच बोली, मैं आपसे माफी चाहती हूं। गुस्सा करके यहां से गई थी, उस पर शर्मिंदा हूं। आज मैं अपनी मां की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रही हूं। कृपया मालिक, मेरी मदद कर दीजिए। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है मालिक, कृपया। शेर सिंह गद्दी से पीछे टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सा भाव झलक रहा था। वह शांत लहजे में बोला, फिलहाल उनकी हालत कैसी है और वह कहां है? गुलनार ने कुछ पल नजरें झुकाए रखी, फिर धीरे से बोली, वैद्य जी के यहां हैं। हालत बिगड़ रही है। इलाज तुरंत जरूरी है, वरना शायद देर हो जाए। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर बाजार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शेर सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर आंखों में सख्ती के साथ बोला, पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा? गुलनार के कदम जैसे जमीन में धंस गए। हैरत के साथ उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए टूटी आवाज में बोली, जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगी, लेकिन कृपया अभी मेरी मां की जान बचा लीजिए। शेर सिंह के होठों पर हल्की सी मजाकिया मुस्कान आई। वह मेज पर कोहनी टिकाकर आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, मुझसे शादी करो। बदले में न सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, बल्कि तुम्हारी मां का इलाज सबसे अच्छे वैद्य से कराऊंगा। गुलनार के कानों में जैसे गड़गड़ाहट हुई। उसने अविश्वास और नफरत से उसकी ओर घूरा। शेर सिंह के बारे में उसने सुना था कि वह गुस्से का तेज है, लेकिन यह, उसके होंठ कांप उठे। वह कुछ कहने ही वाली थी कि वह फिर बोला, सोच लो, वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं। हाँ कहो तो अभी सब कुछ हो जाएगा, वरना वहां दरवाजा है, तुम जा सकती हो। गुलनार के कदम लड़खड़ाए। वह सिर झुकाकर आंसू बहाने लगी, फिर हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मालिक, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। खुदा के लिए मेरी मदद कर दीजिए। शेर सिंह ठंडे लहजे में बोला, यही जमाना है। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगी, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। वह कुछ देर खामोश रही। दिल में तूफान चल रहा था। मां की जान एक तरफ और अपनी इज्जत दूसरी तरफ, लेकिन मां से बढ़कर कुछ नहीं था। फिर कांपती आवाज में बोली, ठीक है, अगर यही शर्त है तो मैं मानती हूं, लेकिन शादी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी आखिरी बात है। शेर सिंह ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। पल भर की खामोशी के बाद उसने हामी भरी, चलो ठीक है, शादी आज रात को होगी। तुम्हारी मां का इलाज अभी शुरू करवा देता हूं। गुलनार की सांस जैसे वापस आई। वह हिचकियां रोकते हुए आहिस्ता से बोली, शुक्रिया, शुक्रिया मालिक,
और बिना पीछे देखे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और सीधा वैद्य के घर की ओर भाग पड़ी। दिल में बस एक ही दुआ थी, या खुदा मेरी मां को बचा ले। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। शाम हो चली थी। शेर सिंह अपने शब्द का पक्का था। उसने तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं भिजवा दी और सबसे अच्छे वैद्य को बुलवाया। जमीला बीबी का इलाज शुरू हो गया। रात की ठंडी हवा वैद्य के घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दियों की मध्यम रोशनी जल रही थी और हवा में जड़ी बूटियों की तेज गंध फैली हुई थी। गुलनार एक चटाई पर बैठी दोनों हाथों में मुंह छुपाए लगातार दुआ मांग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही इलाज पूरा हुआ था और जमीला बीबी को आराम करने दिया गया था। उसकी आंखें हल्की सूज गई थीं, होंठ सूखे थे और दिल डर के बोझ से दबा हुआ था। अचानक पास ही से भारी मर्दाना आवाज गूंजी। क्या इरादा है? चलो शादी के लिए। गुलनार ने चौंक कर सिर उठाया। सामने शेर सिंह खड़ा था, हाथ आराम से कमर पर रखे हुए, जैसे वह यहां वैद्य के घर में नहीं बल्कि किसी काम की मुलाकात में आया हो। उसकी आंखों में अजीब इत्मीनान और लहजे में आदेश का असर था। गुलनार घबरा कर खड़ी हो गई। यकीन न होने के साथ उसे घूरते हुए कांपती आवाज में बोली, आप यहां कैसे? शेर सिंह ने भौं सिकोड़कर मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, यह सब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। शादी का इंतजाम हो चुका है मेरी हवेली पर, और हां, अब वहीं पर शादी की पहली रात भी होगी। गुलनार का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया और आंखों में आंसू लिए बोली, आज मेरी मां का इलाज हुआ है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं कल आ जाऊंगी। कृपया आज नहीं। शेर सिंह का चेहरा पल भर को गंभीर हुआ। वह एक कदम आगे बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, यह मेरा मामला नहीं है। यहां अब तक मेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लग चुकी हैं। मुझे उसका बदला चाहिए। एक पल लगेगा और तुम्हारी मां का इलाज रुक जाएगा। गुलनार के शरीर पर जैसे बिजली गिरी हो। आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपके साथ चलती हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, यह सब गलत है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती। शेर सिंह ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे उसके शब्द उसके लिए सिर्फ शोर हों। वह ठंडे लहजे में बोला, ये सारी बातें मेरे पास फालतू हैं। अपने शब्द बर्बाद मत करो। बेहतर है चुप रहो और मेरे साथ चलो। यह कहकर वह मुड़कर वैद्य के घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आहट कमरे में गूंजी। गुलनार के आंसू बहते रहे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई उसके पीछे चल पड़ी। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, या खुदा यह परीक्षा कब खत्म होगी? लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुदरत ने उसकी जिंदगी के लिए जो फैसला लिखा है वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर है। अभी वह उस सच्चाई से बेखबर थी और सिर्फ शेर सिंह के पीछे अपनी टूटी हिम्मत और आंसुओं के साथ कदम बढ़ा रही थी। शेर सिंह की हवेली की रात का माहौल शांत था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। बगीचे में जलते दिए सपनों जैसा नजारा बना रहे थे। गुलनार जैसे ही कमरे के दरवाजे के अंदर आई, वह पल भर को ठिठक गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था। लाल और सफेद गुलाब हर कोने में अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। छत से नरम रोशनी वाला दिया लटक रहा था, जो पूरे माहौल को खूबसूरत और रूमानी बना रहा था। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वह हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि वह वाकई इसी दुनिया में खड़ी है। अचानक उसकी नजर शेर सिंह पर जा टिकी, जो खामोशी से आगे बढ़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी मखमली थैली थी, जिसे खोलते ही अंदर से चमकती हुई अंगूठी नजर आई। गुलनार की सांस जैसे रुक गई। वह हैरत से इस दृश्य को देख रही थी। शेर सिंह गहरी लेकिन नरमी से भरी आवाज में बोला, गुलनार, मैं जानता हूं तुम्हें यह सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे आज सच कहना है। तुम्हारी मां को काम की पेशकश मैंने जानबूझकर दी थी। मैं तुम्हें पहले से जानता था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बहादुरी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया था। गुलनार ने हैरत से पलकें झपकाईं। दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। वह धीरे से बोली, यह सब आप सच कह रहे हैं, और जो शर्त आपने रखी थी वह। शेर सिंह ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए गहरी सांस ली। वह शर्त भी जानबूझकर थी। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, तुम्हारे चरित्र को परखना चाहता था। गुलनार, यकीन जानो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। यह सब कुछ
ये सारा सजावट सिर्फ तुम्हें अपना दिल देने के लिए किया है। गुलनार की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, क्या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या यह भी एक परीक्षा है? शेर सिंह उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, यह कोई परीक्षा नहीं, यह मेरा दिल है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत जो शायद शब्दों में कभी बयान ना कर सकूं। जब तुम मुझसे लड़ती हो, रूठती हो या सामना करती हो, तब भी तुम मुझे सबसे खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी आंखों की सच्चाई और तुम्हारे दिल की पवित्रता ने मुझे कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के हर पल में तुम्हारा साथ हो। गुलनार के होंठ कांपे। वो धीरे से बोली, लेकिन आपने कहा था शादी। शेर सिंह ने मुस्कुराकर बात पूरी की। हाँ, शादी हम तब करेंगे जब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और तुम्हारी खुशी तभी पूरी होगी जब तुम्हारी माँ स्वस्थ होंगी। आज बस मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हाँ कह दो। यह अंगूठी मेरे दिल की गवाह बन जाए कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। गुलनार ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिल के किसी कोने में जो बोझ बरसों से था, वह जैसे उतरने लगा था। कुछ पलों बाद उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। शेर सिंह ने नरमी से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। गुलनार टूटी हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं मानती हूं, मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगूंगी। शेर सिंह ने सुकून भरी सांस ली, जैसे बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। वो खड़ा हुआ और गुलनार के आंसू पोंछते हुए बोला, अब यह आंसू खुशी के होंगे, गम के नहीं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। गुलनार सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। पल भर के लिए दुनिया की सारी तकलीफें जैसे गायब हो गईं और बाकी रह गया सिर्फ एक दिल का सुकून और एक मोहब्बत की शुरुआत। वक्त और तेजी से गुजरता गया। 2 महीने बाद जमीला बीबी पूरी तरह ठीक हो गईं। उनकी शादी धूमधाम से हुई और गुलनार विदा होकर अपने पति की हवेली में आ गई। कमरे की फिजा में दुल्हन के कमरे की खास खुशबू बसी हुई थी। गुलाब और मोगरे के फूलों से सजा कमरा मध्यम रोशनी में सपनों जैसा लग रहा था। गुलनार दुपट्टे के नीचे घूंघट में सिमटी बैठी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरे कमरे में सुनाई दे रही हों। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल एक अजीब सी बेचैनी और खुशी के मिश्रण में घिरा हुआ था। कुछ पलों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और शेर सिंह कमरे में आया। उसके कदमों की आहट गुलनार के कानों में गूंजी तो वह और सिमट गई। शेर सिंह ने कमरे को एक नजर देखा और फिर आहिस्तगी से उसके करीब आ बैठा। उसने मोहब्बत से हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाया। गुलनार का चेहरा सामने आते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भर गई। वो कुछ पल बिना पलक झपके उसे देखता रहा, जैसे बरसों की प्यास को एक नजर में बुझाना चाहता हो। गुलनार धीरे से बोली, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? शेर सिंह धीरे से मुस्कुराया, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। गुलनार ने घबराकर नजरें झुका ली। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो गई। शेर सिंह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। शायद तुम्हें हैरत हो, लेकिन मैं तुम्हें तब से चाहता हूं जब तुम छोटी थी। मैं तुम्हें दूर से देखता था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी स्वभाव सब मेरे दिल पर अंकित हो गए थे। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, मेरी तड़प बढ़ती गई। मैंने खुद को रोका, लेकिन दिल को रोक नहीं पाया। तुम मेरे लिए हमेशा एक सपना रही हो, और आज वो सपना हकीकत बनकर मेरे सामने है। गुलनार की आंखों में नमी झलकने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, इन 2 महीनों में जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मेरी माँ का ख्याल रखा, मेरा हाथ थामा, मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे वो सुकून दिया है जिसकी हर लड़की चाहत करती है। आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे उपकारी भी हैं। शेर सिंह उसकी बात पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, उपकारी नहीं, जीवन साथी। मैं तुम्हें हमेशा अपनी सांसों की तरह प्यारा रखूंगा। मैं अकेला हूं गुलनार, मेरी दुनिया में कोई नहीं। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने टूटकर चाहा है, और आज तुम मेरी हो। गुलनार ने धीरे से नजरें उठाईं। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। वो आहिस्ता से बोली, और आप मेरे हैं हमेशा के लिए। शेर सिंह ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। गुलनार की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने हिचकिचाते हुए लेकिन भरोसे के साथ खुद को उसके करीब कर लिया। पल दर पल करीबी की गहराई बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। शेर सिंह ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अब कभी दूर नहीं होने देगा।
गुलनार ने भी अपना वजूद उसके हवाले कर दिया। रात वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हो गए थे। एक शरीर, दो जान, एक एहसास, एक मोहब्बत। गुलनार के दिल में सुकून उतर आया कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर उसे उसकी मंजिल तक ले आया है। और शेर सिंह के दिल को वह सुकून नसीब हुआ जिसकी तलाश में वह बरसों भटकता रहा था। रात के सुकून में उनकी सांसें और धड़कनें एक दूसरे में घुल मिल गईं। ये वह पल था जहां मोहब्बत अपनी पराकाष्ठा को पहुंची और दोनों एक दूसरे में ढल गए थे। जो शुरुआत गुस्से और गलतफहमियों से हुई थी, वह अब सच्ची मोहब्बत और समर्पण में बदल गई थी। समय के साथ गुलनार शेर सिंह की हवेली की मालकिन बन गई। उसने अपनी मां को भी अपने साथ रख लिया। जमीला बीबी अब किसी की नौकरी नहीं करती थी, बल्कि अपनी बेटी के घर में इज्जत से रहती थी। शेर सिंह का व्यापार और भी बढ़ गया, क्योंकि अब उसके पास एक समझदार और मेहनती साथी थी। गुलनार ने व्यापार में भी हाथ बंटाया और अपनी काबिलियत से सबको चौंका दिया। वह सिर्फ एक खूबसूरत पत्नी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान साथी भी साबित हुई। राज्य में उनकी मोहब्बत की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते कि कैसे एक खड़ूस और गुस्सैल सौदागर ने एक खूबसूरत और जिद्दी लड़की के लिए अपना दिल हार दिया, और कैसे उस लड़की ने अपनी मां की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी कहानी यह सिखाती थी कि असली मोहब्बत परीक्षाओं से गुजर कर ही पूरी होती है। जो शुरुआत में गलत लगता है, वह कभी कभी कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। और सच्चा प्यार वह है जो मजबूरी में नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से पनपता है। शेर सिंह और गुलनार ने साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। उनके घर में हमेशा मोहब्बत और सम्मान का माहौल रहा, और वे हमेशा एक दूसरे के लिए जीते रहे। ये थी खड़ूस सौदागर और एक खूबसूरत लड़की की कहानी, जो ये साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है और हर दर्द को सुकून में बदल देती है। वो पढ़वेगा, वो है पढ़वे।